हेलो बच्चों। विधान ऑनलाइन क्लासेस में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज अमन खंडेलवाल और आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ गणित कक्षा 10 का नया पाठ बहुपद पॉलिनोमियल। क्या होता है बहुपद? बहुपद में जाने के पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक में जाते हैं कि बहुपद आया कहाँ से। सबसे पहले तो बहुपद गणित की कौन सी शाखा का भाग है? यह भाग है बीज गणित का। बीज गणित जानते ही हो आप क्या होता है बीज गणित, जिसमें एक्स वाई जेड ये सब चीजें होती है। ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर, 2x² + 5, इस तरह की जो गणित होती है उस गणित को हम बोलते हैं बीज गणित। बीज गणित का ये भाग है हमारा बहुपद। अब बहुपद को चालू करने के पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि बीज गणित का आधार क्या है। बीज गणित का आधार है चर संख्याएं। क्या होती है चर संख्याएं? जो ये x y z ये संख्याएं होती है ना, ये चर संख्याएं होती है। तो हम आपको ऐसे समझाते हैं इसको कि मान लो आप गणित में क्या पढ़ते हो? संख्याएं पढ़ते हो। गणित में हम संख्याएं पढ़ते हैं। संख्याओं को हम दो भाग में बांट देते हैं। एक भाग है अचर और एक भाग है चर। ठीक है, तो अचर और चर ये क्या चीज है भाई? अचर संख्याएं और चर संख्याएं। तो आप जब बचपन में संख्याएं पढ़ते थे, जो हम शुरू से ही संख्याएं पढ़ते आ रहे हैं, 2 3 4 1.5 2.5 100 1000 1010 15525, ये सब संख्याएं कहलाती हैं अचर संख्याएं। क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनके मान निश्चित होते हैं। कैसे मतलब निश्चित होते हैं? मतलब जैसे अगर मैं आपको ये दोनों दिखाऊं और आपसे पूछूं कि बताओ ये कितने पेन है, तो यार अगर इनकी क्वांटिटी दो होगी, अगर ये दो होंगे तो आप इनको दो ही बोलोगे। कहीं भी कोई सी भी गणित में इनको एक नहीं बोला जाएगा, इनको दो ही बोला जाएगा। ठीक है, तो दो का मतलब दो संख्याएं, दो का मतलब दो, ये दो उंगलियां हैं। कोई भी अगर दो वस्तुएं हैं तो उसको दो ही बोला जाएगा। तो दो का मान निश्चित है, तभी भी कोई भी दो वस्तुएं ले लो उनको दो बोला जाएगा, 100 वस्तुएं ले लो 100 बोला जाएगा। लेकिन चर संख्याओं में ऐसा नहीं है। चर संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते। मतलब क्या है आपका? निश्चित नहीं होते इसका मतलब क्या है, या अनिश्चित होते इसका मतलब क्या है? कि मान लो जैसे x y z इस तरह की संख्याएं पढ़ते हैं हम, a b c p q r, इनमें से मैं कोई सी भी एक संख्या देख लेता हूँ, मान लो x। ठीक है ना? x क्या है? एक चर संख्या है। ठीक है, इस चर संख्या x का मान कभी किसी सवाल में 5 भी निकल के आ जाता है, कभी इसका मान -5 भी निकल के आ जाता है, कभी इसका मान 2/3 भी निकल के आ जाता है, कभी इसका मान 101 भी निकल के आता है, कभी इसका मान √2 भी निकल के आता है। तो भैया अगर आपसे पूछें कि x का मान कितने होते हैं या x कितना होता है, तो आप बोलोगे कि यार कुछ भी हो सकता है, सवाल के ऊपर है, अनिश्चित है, पता नहीं है कितना है। हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कभी भी कि भाई x = 2 अगर रख दिया तो ये 2 ही होगा x का मान, नहीं। कहीं अगर आप एक सवाल करोगे उसमें x का मान 2 आएगा, अगले सवाल में साला x का मान 2 आ जाएगा, फिर उसके अगले सवाल में -2.5 आ जाएगा। तो x के मान निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इसीलिए इन्हें बोलते हैं अनिश्चित संख्याएं, या फिर इनको बोला जाता है बीज गणित में चर संख्याएं जिनके मान निश्चित नहीं होते, चर कहलाते हैं। चर मतलब जो चढ़ते रहते हैं, इधर उधर विचरते रहते हैं, कोई फिक्स जगह नहीं है, कोई फिक्स मान नहीं है। कभी 2.5 हो गए, कभी 100 हो गए, कभी 2000 हो गए, कभी 2005 हो गए। जिनके मान निश्चित नहीं है
जो चढ़ते रहते हैं वो चर, और जो चढ़ते नहीं हैं, जो फिक्स हो जाते हैं, अचर। ठीक है, जो विचरण नहीं करते वो अचर। फिक्स है भाई, हम तो हमारे मान परिवर्तित नहीं होते, लेकिन जिनके मान बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते हैं, जो विचरण करते रहते हैं, कभी क्या कभी क्या कभी क्या निकलता रहता है मान, उनको बोलते हैं चर संख्याएं। ठीक है, वो छोटी सी बात थी 8वीं की जो मैंने तुम्हें समझाई है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है चर संख्याएं और क्या है अचर संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनके मान निश्चित नहीं होते क्या कहलाती है, चर संख्याएं। जैसे ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मान सकते हैं, चर संख्याएं। और अचर संख्याओं में कुछ भी आ सकता है, 2 भी आएगा, 100 भी आ जाएगा, 2/5 भी आता है, -3/7 भी आएगा, -3.123 भी आ सकता है, 17.413 भी हो सकता है, कुछ भी, √2, √2/3। ये सब कौन सी संख्याएं हैं, अचर संख्याएं, जिनके मान फिक्स है, निश्चित है। और ये चर संख्याएं, यहाँ पे ये ए से लेके जेड तक कुछ भी मान लेते हैं हम अपनी सुविधा के अनुसार। ज्यादातर हम, हमारा फेवरेट कौन है, एक्स। एक्स राजा है चर का, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लेते ही एक्स को है। कहीं भी चर मानना हो हम क्या मानते हैं, एक्स को। अधिकतर उसमें एक्स को माना जाता है, लेकिन कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई एक्स ही होगा तभी सही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मानते हैं, लेके चल रहे हैं अभी तक। हर चीज में हम चर को सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, चर में सबसे पहले प्रायोरिटी एक्स को देते हैं। ठीक है, बस इतना सा है। तो अब हम संख्याओं को हमने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। संख्याओं से आगे निकलेंगे तो अगला टॉपिक आएगा हमारा, बीज गणित पढ़ रहे हैं ना, इसमें अगला टॉपिक आएगा बीजीय व्यंजक। अभी बहुपद नहीं आया, अभी केवल हम बेसिक में पढ़ रहे हैं बीजीय व्यंजक। देखो संख्याएं तो पढ़ ली, लेकिन इन संख्याओं पर अगर जोड़ बाकी गुणा भाग संक्रियाएं लगेंगी। जोड़ बाकी गुणा भाग को क्या बोलते हैं, संक्रियाएं। देखो ये शब्द ऐसे हैं जो कभी भी आपको कोई नहीं बताएगा, प्लस माइनस इनटू भाग चिन्ह, इनको बोलते हैं संक्रियाएं। तो किसी भी संख्याओं पर, चाहे वह चर हो या अचर हो, चर व अचर संख्याओं पर अगर संक्रियाएं लगती है तो जो बनता है पद उसे बोलते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे 2x+5, ये क्या है, बीजीय व्यंजक। 3x² + 7, 4x³ - 5x+3, ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक। अच्छा एक्स ही एक्स, सर आप भी एक्स वाले बोलेगा, चलो ठीक है। 4m² - 5n³, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। x² - y³ +z², ये सब क्या है, व्यंजक। और भी हो सकते हैं, 2/x + 3/y + 4/7, और भी हो सकते हैं, जैसे x³ 2/3 + y³ 3/7 + z² 2/3। अब देखो ये दोनों उदाहरण याद रखना आप, x³ 2/3, y³, ये जो उदाहरण है ना इस तरह के, x नीचे चला गया या x³ 2/3 आई, इनको क्यों याद रखना, क्योंकि बहुपद की परिभाषा में काम आएगा ये। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं, जो इन चर और अचर से मिलके बने होते हैं। क्लियर है, एकदम एकदम शुरुआत से बताया है आपको, बिल्कुल बेसिक चीज बताई है। अभी तो हम बहुपद पे आए ही नहीं है, अब इसके बाद हम आएंगे बहुपद पे, जो हमारा चैप्टर है, जो हमारा टॉपिक है। लेकिन वो कब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, जब आपको ये पता होगा, क्योंकि ये सब छोटी क्लासों में आया हुआ है, ये पता होना चाहिए बच्चों को। अगर ये पता नहीं होगा तो बच्चे गलती करते ही करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बहुपद पे। तो क्या होगा बहुपद, बहुपद होंगे, बहुपद की परिभाषा सुनो, ऐसे बीजीय व्यंजक। बहुपद क्या होते हैं, बहुपद बीजीय व्यंजक ही होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होती है, सारे के सारे व्यंजक नहीं होते, कुछ कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन, तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घातें
पूर्ण जिनमें चर की घातें पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब आप 10वीं के बच्चे हो, आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में पहले ये बता देता हूँ। संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्याओं से। जल्दी से क्विक अपन पढ़ लेते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत नेचुरल संख्याएं, नेचुरली गिनती बोलो। नेचुरली संख्याएं आपके मुंह से निकलती है, क्या निकलती है? जब भी बोलो आपसे कि गिनती निकालो, प्राकृतिक तौर पे आपसे बोल दे कि हाँ गिनती करो, तो आप क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्राकृतिक नेचुरली निकलती है जो संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर। प्रकृति हमें जो संख्याएं निकलवाती है वो क्या कहलाती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या फिर किसी की भी गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही गिनती करेंगे। अगर कोई भी व्यक्तियों की गिनती करनी होगी तो कोई भी संख्याओं की गिनती, वस्तुओं की गिनती करनी होगी तो प्राकृत संख्या है प्रकृति से निकलती है, नेचुरली निकलती है। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 11 12 चलती रहेगी, लो चलती रहेगी। अब इसमें कौन सा अंक अधूरा है? कौन सा अंक अधूरा है? ऐसा अंक बताओ जो इसको पूरा कर दे, पूर्ण कर दे। वो है 0। तो प्रकृति से जो संख्याएं निकलती है उनमें अगर 0 भी जुड़ जाएगा तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो गया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या है। एक अब पूर्ण संख्याओं में और इसमें क्या अंतर है? बस ये 0 से चालू होती है और ये 1 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना? तो चलती रहेगी आगे। तो ये होती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। समझ में आ गई? जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भैया ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्याएं होती हैं बहुपद कहलाते हैं। अच्छा, तो सर आप हमें उदाहरण से समझाओ। तो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ क्या कहलाते हैं बहुपद। ये रहे, ये सारे बहुपद ही हैं। क्यों है बहुपद? लेके चलते हैं एक एक को। उदाहरण 2x + 5। यहाँ x की घात कितनी है? 1 है। 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है वो बहुपद कहलाते हैं। तो ये आपका बहुपद है। अगला उदाहरण ले लो, 3x² + 7। यहाँ घात कितनी है? 2। ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? बहुपद। अगला ले लो, 4x³ + 5x + 3। ये भी चर, ये भी चर। इसकी घात कितनी है? 3। इसकी घात 1, ठीक है ना? अगर किसी भी चर के कुछ भी ऊपर घात नहीं है मतलब 0 मत बोल देना। x लिखा हुआ है इसका मतलब x की घात कितनी है? 1। कहीं भी 3 लिखा हुआ है मतलब 3 की घात कितनी है? 1। क्योंकि घात का मतलब वह संख्याएं कितनी बार गुणा हो रही है। अगर 3 के 1 घात लग रही है मतलब 3 एक बार ही गुणा हो रही है, मतलब 1 ही 3 है, ठीक है ना? 0 का मतलब तो क्या हो जाएगा? अगर x की घात 0 होगा तो उसका मतलब तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना? किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब 1 हो जाता है, ठीक है ना? यहाँ अगर दिख नहीं रहा हो तो यहाँ देख लो। अगर x की घात 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो अगर x लिखा हुआ है इसका मतलब है x की घात 1 होती है। यहाँ घात 1 है, देखो ये दोनों पूर्ण संख्या है, तो ये आपका क्या हो गया? बहुपद हो गया, ठीक है ना? अब आपको बहुपद समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन सर क्या बहुपद नहीं होंगे वो भी देख लो। जैसे मान लो नीचे से उदाहरण उठा लेते हैं अपन। सबसे पहले x की घात 2/3 प्लस y की घात 3/7 प्लस z की घात 2/3, ठीक है। यहाँ घात कितनी है? 2/3, ठीक है ना? एक को ही देख लेते हैं। चलो 3/7 भी देख लिया, 2/3 भी देख लिया, ठीक है ना? अब ये क्या पूर्ण संख्याएं हैं? तो पूर्ण संख्याएं नहीं है। कौन नहीं है? घातें। अगर घातें पूर्ण संख्याएं नहीं होती, किसकी घातें? चर की। अगर चर की घातें पूर्ण संख्याएं नहीं है तो यह बहुपद
नहीं होगा। सिंपल है। और उदाहरण देखो, x की घात -5 प्लस y की घात 3 प्लस 2 अब इसको बोलो, यहां पे -5 पूर्ण नहीं है, यहां पे 3 पूर्ण है, तो कहीं भी अगर एक भी घात पूर्ण नहीं आती तो वो बहुपद नहीं होगा। देखो यहां तो पूर्ण है लेकिन यहां तो पूर्ण नहीं है। बहुपद में चर की सभी घातें पूर्ण होती है। चर मतलब ये एक्स वाई चर कहलाते हैं, है ना। अब हम शब्दों को बोलेंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुम्हें बताया था चर क्या होते हैं, ठीक है ना। एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब क्या होते हैं, चर। तो कहीं भी चर की घात क्या है, यहाँ पे पूर्ण है क्या, नहीं है, पूर्ण नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है, ये आपका बहुपद नहीं है, ठीक है ना। इसको देखते हैं क्या ये, अब देखो ये अच्छा उदाहरण लगता है हमको, एक ही ले लेता हूँ उसमें, चलो दोनों 3/y² कर देता हूँ यहाँ, +4। इसको देखो, क्या यह क्या यह बहुपद है। तो जिनको पता नहीं होगा, मतलब अभी भी 90% बच्चे बोलेंगे हाँ सर बहुपद है, देख लो आपकी शर्त पूरी हो रही है। कौन सी शर्त पूरी हो रही है भाई मेरी, यहाँ पे x है यार, ये 3 कहाँ है, कौन सी शर्त पूरी हो रही है कि सर चर है, चर की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ मेरी शर्त पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वास्तव में ये x की घात 1 नहीं है, यहाँ पे x की घात 1 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे, 2/x को लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स की घात -1। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3y की घात -2 +4। पता है ना आपको, जब भी घात कोई भी संख्या अंश से हर में या हर से अंश में जाती है, जैसे मान लो 3/x की घात 4 है, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊं, हर से अंश में लेके जाऊंगा, तो कोई भी संख्या अगर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ घात का चिन्ह क्या हो जाएगा, -4। यही हमने किया, यहाँ x की घात 1 थी नीचे, ऊपर लेके गए तो -1, इसको ऊपर लेके गए तो -2, घात का चिन्ह चेंज हो गया। अब मुझे बताओ ये -1 और -2 पूर्ण है क्या, नहीं है ना पूर्ण, तो पूर्ण नहीं है, मतलब ये बहुपद और ये बहुपद नहीं है। आई बात समझ में, 9th का टॉपिक है ये, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, बहुपद है या नहीं है, ये 9th में आता है आपके कि बहुपद क्या होते हैं। और लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बहुपद क्या होते हैं और क्या बीजीय व्यंजक होते हैं और क्या इनमें अंतर होता है। आई बात समझ में, तो चलते हैं आगे। तो बच्चों अब बहुपद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी इसकी परिभाषाओं वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ मेन चीजें जो हैं, मेन जो टर्म्स है उनके बारे में आपको समझा देता हूँ। हाँ, क्या है, इसमें आपको एक टर्म निकल के आएगी, बहुपद की घात। क्या है ये बहुपद की घात, देखो बहुपद के मैं उदाहरण बताता हूँ पहले। 2x + 5, 3x² + 5x + 7, 4x³ + 3x + 2, 5x² - 7x³ + 3/2 x की घात 10। ठीक है, तो ये उदाहरण है, मान लो कुछ। अब यहाँ पे सबसे पहले बहुपद की घात क्या होती है वो सुन लो। बहुपद की घात होती है, बहुपद में जो चर होता है ना, जितने भी चर होते हैं उन चरों में जो अधिकतम घात होती है, सबसे बड़ी जो घात होती है, या हम कहें सबसे बड़ी घात, वही उस बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। ठीक है ना।
तो यहाँ बहुपद की घात हम देखें, क्या है बहुपद की घात? जो चर होंगे उनकी जो सबसे बड़ी घात होगी बहुपद की घात। बहुत सिंपल है, चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात। यहाँ चर कौन है? एक्स, एक्स की सबसे बड़ी घात, घात कितनी है एक्स की? एक, तो बहुपद की घात कितनी हो गई? एक। यहाँ कौन है सबसे बड़ी घात? दो, तो बहुपद की घात दो। यहाँ सबसे बड़ी घात तीन, बहुपद की घात तीन। यहाँ सबसे बड़ी घात 10, तो यहाँ बहुपद, इस पूरे बहुपद, है ना, पूरे के पूरे बहुपद की घात होती है। जैसे इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो गई? दो। इस पूरे बहुपद की घात हो गई तीन। इस पूरे बहुपद की घात हो गई एक, और इस पूरे बहुपद की घात हो गई 10। क्यों हुई 10? क्योंकि बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है? 10 है। आई बात समझ में? तो यहां से हम एक और टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं, बहुपद की घात। यहां से हम अब आपके जो आने वाले हैं मेन इंपॉर्टेंट बहुपद में, उसमें चलेंगे। जो टर्म्स आती है, एक टर्म आती है बहुपद में, काफी बार आती है, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद क्या होता है? रेखिक बहुपद बहुत सिंपल है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है रेखिक बहुपद। एक घात वाला बहुपद मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। जैसे 2x+5 रेखिक बहुपद है, x की घात कितनी है? एक। 3a+4b बहुपद की घात एक। a की घात यहाँ पे एक है, b की घात एक है, सॉरी चर की घात एक है अधिकतम, इसलिए बहुपद की घात भी एक। तो ये क्या कहलाते हैं? रेखिक बहुपद। 4y-3 ये भी क्या है? रेखिक बहुपद। अपने आप में 7x भी क्या है? अपने आप में रेखिक बहुपद। 2z-7 रेखिक बहुपद। सब जगह चर की घात क्या है? चर की घात एक। चर की घात एक वाला बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। अब आपके दिमाग में आनी चाहिए एक बात, भले नहीं आई हो तो भी आनी चाहिए कि सर क्यों क्यों बोला इसको रेखिक बहुपद? क्यों भाई? चर की एक घात है तो उसको रेखिक क्यों बोला? हम तो दो घात वाले को रेखिक बोल देते हैं। तो क्या है इसका, इसको क्यों रेखिक बोला गया है? ठीक है ना, ध्यान से समझना क्यों रेखिक बोला। क्योंकि जब भी इस बहुपद का, जब भी इस बहुपद को समीकरण बना के हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में आएगा, जब भी इस बहुपद को हम ग्राफ में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना, इसके हल निकाल के ग्राफ में व्यक्त करते हैं, तो इसके जो भी बिंदु आते हैं वह सब के सब एक सरल रेखा में आते हैं। ठीक है ना, ग्राफ वाले चैप्टर में आप समझना, ग्राफ में हम क्या करते हैं? बिंदु निकालते हैं, हल निकालते हैं, और हल को ग्राफ में अपन बिंदु के रूप में प्लॉट कर देते हैं। 9th में पढ़ा था आपने। तो इनको मिलाने पर जो आलेख बनता है, वो आलेख, जैसे 4y-3 का जो आलेख बनेगा वो एकदम सरल रेखा बनेगा, एकदम रेखा होगा। इसीलिए इन बहुपदों को क्या, 7x का जो ग्राफ बनेगा वो एकदम रेखा होगा, 2z-7 का ग्राफ बिल्कुल रेखा में होगा। इसीलिए इन बहुपदों को क्या कहा जाता है? रेखिक बहुपद। आ गई बात समझ में? क्लियर है? 4x+3y क्या है? रेखिक बहुपद, क्योंकि इसका जो ग्राफ है, यहाँ पे अब x और y के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा में होगा, इसीलिए इसको रेखिक बहुपद कहा जाता है। क्लियर है? अब ये भी आपको समझ में आ गया रेखिक बहुपद। अब क्या है भाई, इसके आगे क्या है? रेखिक बहुपद के आगे मेन इंपॉर्टेंट जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वह है द्विघात बहुपद। हम इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्या पढ़ने वाले हैं? वैसे तो पढ़ेंगे और भी, लेकिन सबसे ज्यादा हम क्या पढ़ने वाले हैं? द्विघात बहुपद। क्या होगा द्विघात? क्या होगा सर? पता नहीं है, आप बताओ, हमें तो रटना पड़ेगा। कुछ भी जरूरत नहीं है, नाम देखो ना, द्विघात। द्वि मतलब दो, दो घात वाला बहुपद। अब दो घात वाला बहुपद क्या होगा? क्या होती है बहुपद की घात? जो बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात होती है वह बहुपद की घात होती है। तो सिंपल समझ जाना कि इसमें जो भी चर होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो भी होगा, उसकी सबसे बड़ी घात कितनी होगी?
2 होगी, ठीक है ना। कम से कम कुछ भी हो सकती है, लेकिन बड़ी से बड़ी 2 होनी चाहिए, 2 से बड़ी 3 4 कुछ भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो भैया क्या होगा, देखिए बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें कौन, चर, चर मतलब वही एक्स वाई जेड एक्सेट्रा की सबसे बड़ी घात 2 हो, ठीक है ना। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, इसका जनरल रूप बताओ या व्यापक रूप क्या होता है, इसका द्विघात बहुपद का। ये सब अब ये पूछे जाएंगे आपसे 10वीं के पेपर में, पूछा गया है बहुत सी बार। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक मतलब जनरल फॉर्म। तो क्या है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसको बताने के पहले मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं कि क्या है द्विघात बहुपद। अब देखो, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है वह द्विघात बहुपद। तो जैसे उदाहरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, बताओ क्या ये द्विघात बहुपद है? क्यों? क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 2, 4m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 3, क्या यह द्विघात बहुपद है? क्यों? चर की सबसे बड़ी घात 2, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या यह द्विघात बहुपद है? क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 2, 5x स्क्वायर माइनस 3, क्या यह द्विघात बहुपद है? हाँ ये भी है, क्यों? क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 2, 7x माइनस 6x स्क्वायर, क्या यह द्विघात बहुपद है? क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात 2। भले ही पहली वाली घात 1 आ रही है, लेकिन वो नहीं देखा जाएगा कि पहले कौन आ रहा है। पूरे के पूरे पदों में देखो, सभी पदों में देखो कि चर मतलब x की सबसे बड़ी घात कौन सी है? चर की सबसे बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद होगा। सिंपल है। अब क्या इसका जनरल रूप होगा? इसका जनरल रूप होगा, या इसका जो व्यापक रूप होगा, वो व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप में हम एक तो ले लेते हैं, चर की क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी। चर की सबसे बड़ी घात हो सकती है, और चर की सबसे बड़ी घात 2 हो सकती है, या फिर 1 हो सकती है, या फिर अचर पद हो सकता है, मतलब कुछ भी घात नहीं हो, कोई भी संख्या हो, ठीक है ना। कोई भी संख्या हो, मान लो c। तो कौन कौन से पद होंगे? जिसमें एक एक्स स्क्वायर वाला होगा, एक एक्स वाला पद होगा, और एक चर वाला, अचर वाला पद होगा। तो ये क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। अब इसको पूरा कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या चीज? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई बात समझ में? इसमें एक्स स्क्वायर वाला पद होता है, एक्स वाला होता है, और अचर पद होता है। अब आते हैं वापस उदाहरण पे। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 माइनस 3, तो बताओ ये कौन सा वाला पद है? एक्स स्क्वायर का पद। ये कौन सा पद है? एक्स का पद। और ये कौन सा पद है भाई? ये आपका अचर, देखो अचर संख्या है ना ये 3, तो ये है आपका अचर पद, ठीक है। तो जिसमें एक्स स्क्वायर का, एक्स का और अचर पद हो, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। अब यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि बताइए, क्या 4x स्क्वायर माइनस 7 एक द्विघात बहुपद है? तो आपका उत्तर आएगा हाँ है। आप ये मत बोल देना कि सर इसमें तो x का पद ही नहीं है, तो ये कहाँ से होगा। इसमें x का पद नहीं है, लेकिन आ सकता है, ठीक है ना। कैसे आ सकता है? मतलब आ सकता है, बना सकते हैं। वैसे तो ये द्विघात बहुपद है, जहां केवल एक्स स्क्वायर मतलब सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, वो द्विघात बहुपद होगा। लेकिन व्यापक रूप से तुलना करने के लिए, मान लो इससे तुलना करो कि सर यहाँ पे आपने a का मान तो 2 दे दिया, c का मान -3 दे दिया, और b का मान 7 दे दिया। इस तरह यहाँ a और b और c का मान निकालो। तो यहाँ पे a b और c का मान निकालने के लिए 9th में पूछा गया था ये आपसे, a b और c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? x वाला पद चाहिए होगा, तभी तो b का मान निकलेगा। ए तो मिल रहा है यहाँ पे 4, सी मिल रहा है यहाँ -7,
बी क्या होगा, बी के लिए एक्स वाला पद चाहिए होगा। चिंता मत करो, है यहाँ पे एक्स वाला पद भाई। आप चिंता क्यों करते हो व्यर्थ, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जीरो से गुणा करके ले आओ ना एक्स को, एक्स ही लाना है ना, जीरो से गुणा करके ले आओ। ये लो, अब यहाँ पे ए कितना है 4, बी कितना है 0 और सी कितना है -7, क्योंकि 0 एक्स क्या होगा 0 ही होगा वास्तव में। और आ गया लो आपकी संतुष्टि के लिए एक्स वाला पद। आई बात समझ में? अब मान लो उदाहरण है आपके पास कि 3x² प्लस 4x। अब सर यहाँ पे वो अचर वाला नहीं है। अरे भैया सी नहीं है, कहोगे सी नहीं है सर, क्या किया आपने? तो भैया सी है यहाँ पे, कहाँ है सी? ये आ गया सी आपका, फर्क पड़ा, और सी भी आ गया आपका, है ना, 0 अचर पद है तो ये आपका सी आ गया। अब a बराबर 3, b बराबर 4 और c है 0। आगे बात समझ में? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बेसिक से बताया है आपको। आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। अब आप दोबारा देख लो, द्विघात बहुपद पे आ जाते हैं हम। रैखिक बहुपद क्या होगा? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होगी, x की घात 1 वाले जितने भी बहुपद होंगे वो सब रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी। चर की अधिकतम घात 2 होने का मतलब, चर की अधिकतम घात 2 होने का मतलब x या y जो भी है उनकी सबसे बड़ी घात 2 हो। क्या पूछा जाएगा प्रश्न? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताओ। तो क्या बताओगे? ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a, b व c क्या है इस बहुपद के? गुणांक है। आई बात समझ में? मैं लिख देता हूँ आपके लिए अच्छे से, ये सब देख लीजिए, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको आपके लिए, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। यहाँ a क्या है x² का गुणांक, b क्या है x का गुणांक, c क्या है अचर पद। a, b व c गुणांक कहलाते हैं। कभी पूछे कि गुणांक क्या है, यहाँ पे गुणांक है a, b, c। a, b, c क्या है यहाँ पे? गुणांक है, ठीक है ना। किस किस के? पदों में, चरों के। यहाँ x² का है, यहाँ x का है और यहाँ अचर पद है, ठीक है। आई बात समझ में? अब तुम कहोगे कि सर ये अचर पद सी किसका गुणांक है, ये कौन से चर का गुणांक है भाई? यहाँ कोई चर वाला पद है क्या? वैसे तो इतनी डिटेल में जाए नहीं, लेकिन यहाँ अगर तुम्हें देखना हो तो यहाँ चर वाला पद है। कौन सा है चर वाला पद? x की घात 0 वाला पद है। x की घात 0 मतलब 1, तो x² x की घात 2 1 0, 0 को लिखते नहीं है, इसीलिए सीधा सीधा क्या आ जाता है यहाँ अचर पद, ठीक है ना। तो इसीलिए ये गुणांक किसका है वास्तव में? x की घात 0 का गुणांक है ये, ठीक है। एक एक चीज बताऊंगा आपको, एक एक चीज। अब ये आपका व्यापक रूप हो गया। गुणांक क्या होंगे? a b c, याद रखना है, गुणांक बाद में काम आएंगे। द्विघात बहुपद के गुणांक क्या होते हैं? a b c। a क्या होता है? x² का गुणांक, b क्या होता है? x का गुणांक, c क्या होता है? अचर पद। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर है? ये बात याद रखनी है आपको। क्यों? तो अगला टॉपिक है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर का टॉपिक है, चैप्टर में काफी आता है, 9th में भी आपने काफी पढ़ा है, शून्यक। क्या है शून्यक? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शून्यक है शून्य करने वाला। शून्य का मतलब तो समझते ही हो, 0, शून्य सब जानते हो 0। शून्य तो हमने सुना है, लेकिन ये शून्यक क्या होता है? वैसे 9th में सुना है, लेकिन फिर भी देखो क्या होता है शून्यक। शून्य करने वाला। क्या होता है शून्यक? शून्य करने वाला। कौन होता है ये शून्यक? शून्यक होता है चर। कौन सा चर? शून्य करने वाला चर। किसको? किसको शून्य करने वाला? आपके बहुपद को। तो ऐसा चर जो बहुपद को शून्य कर दे वो क्या कहलाता है? शून्यक। उदाहरण समझो एक, जैसे मान लो, बहुत सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत सिंपल से लेते हैं, x+3, ठीक है ना। अब ये कोई बहुपद है, इसको हमने px बता दिया कि भाई बहुपद है px। px बराबर क्या है? x+3। इस px का मान 0 कब होगा? x के किस मान के लिए ये 0 हो जाएगा? ये x+3 का मान 0 कब होगा? अगर हम x बराबर -3 रखते हैं तो px का मान कितना हो जाएगा?
-3 + 3 = 0 हुआ। इसका मान, बहुपद का मान कितना हो गया? 0। किसने किया ये 0? क्या रखने पर 0 आया? -3 रखने पर। अतः x बराबर -3 बहुपद का क्या है? शून्यक। शून्यक, शून्यक, शून्य करने वाला है ना। शून्यक मतलब शून्य करने वाला। कौन? चर। तो शून्यक, एक चीज यहाँ पे याद रख लेना, अपने दिमाग में बैठा लेना, शून्यक का मतलब शून्य नहीं होता, ठीक है ना। शून्यक का मतलब क्या नहीं होता? शून्य, 0 नहीं होता है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे शून्य का मतलब 0 समझ लेते हैं कि शून्य मतलब x बराबर 0। नहीं, x बराबर 0 शून्यक नहीं है। x का वह मान शून्यक है जो बहुपद को 0 कर दे, ठीक है। तो x का वह मान जो बहुपद को 0 कर दे, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब समझ गए? यहाँ पे और उदाहरण है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ शून्यक, फिर अपन परिभाषा लिख देंगे। और उदाहरण देखते हैं। अभी केवल एक रैखिक सिंपल सिंपल उदाहरण बताता हूँ मैं तुम्हें। अगर 2x - 4 हो, तो तुम बताओ क्या रखें x का मान कि यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, क्या रखें x का मान कि यहाँ पे 0 हो जाए? x का मान 2 रखने पर x बराबर 2 रख दो सर। 2 रखते हैं क्या हो जाएगा? 2 × 2 - 4 बराबर 4 - 4 बराबर 0 हो गया। इसका मान 0। शून्य क्या हो गया? किसने किया? x बराबर 2 ने। आई बात समझ में? तो शून्य क्या है? शून्य करने वाला। 3x - +12। अब बताओ x का क्या मान रखें? x का मान अगर आप 4 रखोगे तो 12 हो जाएगा, 12 + 12 24 हो जाएंगे। तो -4 रखना पड़ेगा। -4 रखते हैं, 4 × 12, लेकिन -12 + 12 बराबर 0। तो x बराबर -4 क्या हो गया? शून्यक, ठीक है। तो सर आपने तो ये सिंपल सिंपल उदाहरण बता के बता दिया कि शून्य क्या होता है, तो मान लो कोई कठिन आ जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे शून्य क्या होता है, ठीक है ना। बताऊंगा, थोड़ी शांति आराम से। अभी अपन चलेंगे वहां भी, इसके बाद वहीं पे चलने वाले हैं। पहले तो आप शून्य की परिभाषा लिख लो कि शून्य की परिभाषा क्या होती है, फिर हम उसके बाद चलते हैं आगे। तो क्या है शून्य की परिभाषा? किसी बहुपद के लिए चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है, ठीक है। किसी बहु तो क्या है बहुपद का शून्यक की परिभाषा? किसी बहुपद के लिए चर का वह मान, चर का मान ही होता है कौन सा वाला मान? जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। आई बात समझ में? चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। अब यहां से दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है मेरे, तुम्हारे भी आना चाहिए, कि सर क्या बहुपद का एक ही शून्यक होता है, मतलब किसी भी बहुपद का? अब देखो एक उदाहरण पे चलते हैं। पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ। x² - 5x + 6
बहुपद है, थोड़ा सा कठिन पे आ गए। अब इसके शून्य क्या होंगे तुम्हें अभी पता नहीं लगेगा, अभी मैं बताता हूँ। तुम रखो x बराबर 2, तुम रख के देखो, और x बराबर 3, 2 और 3 रख के देखते हैं। तो 2 रखेंगे पहले यहाँ पे, 2 रखो यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 4 माइनस 10 प्लस 6। तो क्या हो गया, ये दोनों प्लस प्लस की संख्या जोड़ लो, 10 माइनस 10 बराबर 0। हुआ नहीं हुआ इस बहुपद का मान 0, किसके लिए, x बराबर 2 के लिए। तो x बराबर 2 क्या है, शून्य के, मान लो इस बहुपद का नाम दे देते हैं px। x बराबर 2 बहुपद px का शून्यक है। इसी तरह 3 रख के देखो, अच्छा 3 रख के देखें, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 15 प्लस 6। दोनों प्लस वाली को जोड़ोगे तो 9 और 6 होते हैं 15 माइनस 15 बराबर 0। यहाँ भी 0 हो गया। अतः x बराबर 3 भी बहुपद px का शून्यक है। x बराबर 3 भी बहुपद px का शून्यक है। तो इस बहुपद के भैया 2 और 3, 2 शून्यक आ गए। कौन कौन से, तो x बराबर 2 और x बराबर 3। सर और हो सकते हैं क्या, नहीं, इस बहुपद के तो ये 2 ही हो सकते हैं। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाद में बताऊंगा क्यों। तो सर कितने हो सकते हैं, कितने शून्यक हो सकते हैं बहुपद के, बहुपद के शून्यक हो सकते हैं जितनी उस बहुपद की घात होती है। सिंपल, बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं, आ गई बात समझ में। ये देख लेते हैं। अब आप लिख लो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार पॉइंट क्या है, बहुपद की जितनी घात होती है, बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। समझ गए। तो अब मेरा तुमसे प्रश्न है, बताओ रेखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 1। और बताओ द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2। तो इसके हमेशा 2 शून्यक होंगे, हमेशा 2 ही मान होंगे, और 2 ही होंगे, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। रैखिक बहुपद में हमेशा एक मान शून्यक होगा, ठीक है ना। द्विघात में ऐसा नहीं है कि एक ही होगा, नहीं, 2 ही होंगे, 2 से कम और ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। कभी कभी एक भी आ जाता है, जैसे मान लो बहुपद का शून्यक आ गया 2, लेकिन वो 2 के 2 मान होंगे, मतलब 2 2 बार आएगा। आई बात समझ में। तो हमेशा याद रखो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं इसके आगे द्विघात बहुपद के शून्यक पे, ठीक है ना। ये तो हमारी बात हो गई कि शून्यक हमने पढ़ लिया। क्या है शून्यक, जो बहुपद को शून्य कर दे, वह चर का मान, x का मान, या मतलब अधिकतर हम x ही लेते हैं, इसलिए होना जरूरी नहीं है x, कोई भी चर हो सकता है, a b c भी हो सकता है, m भी हो सकता है, p भी हो सकता है। चर का वह मान जो बहुपद को 0 कर दे, बहुपद को 0 ले आए, है ना। किसी भी बहुपद का मान 0 कर दे, चर का वह मान शून्यक कहलाता है। याद रखो सिंपल, शून्यक, शून्य करने वाला कौन, चर। ऐसा चर जो शून्य कर दे, किसको कर दे, बहुपद को कर दे। सिंपल, क्लियर है। तो ये आपका रैखिक बहुपद हो गया जिसमें 1 होते हैं, और द्विघात बहुपद हो गया जिसके 2 होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अब द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में, ठीक है। शून्यक हमने 9th में भी पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक। क्लियर है। तो बच्चों, द्विघात बहुपद के शून्यक अब हम पढ़ेंगे। द्विघात बहुपद क्या है, सिंपल सी बात है, चर की अधिकतम घात 2 होगी। व्यापक रूप आपने देखा ही था, क्या था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, क्या है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। इसके बाद क्या है शून्यक, इसके कितने शून्यक होंगे,
कितने होंगे शून्यक? शून्यकों की संख्या द्विघात बहुपद में 2 होगी, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है। चर की जितनी घात होती है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। यहाँ पे कोई भी द्विघात बहुपद होगा उसके शून्यकों की संख्या 2 होगी, 2 शून्यक निकल के आएंगे उसकी। चर की अधिकतम घात 2 है, ठीक है। इसीलिए शून्यकों की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन से 2 शून्यक होते हैं या किससे प्रदर्शित करते हैं? तो द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनको हम अल्फा व बीटा, देखो हिंदी मीडियम के बच्चे अगर समझ में नहीं आए तो ये अल्फा होता है और ये बीटा, अल्फा और बीटा से प्रदर्शित करते हैं। क्या है, साइंस में, गणित में ये इस प्रकार के अल्फाबेट्स आते हैं। ये अल्फा बीटा सुना होगा तुमने, गामा डेल्टा। ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा होता है, ये ऐसा डेल्टा होता है, ये लैम्बडा होता है। तो गणित में और विज्ञान में भी आते हैं कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिन्हें अल्फा और बीटा कहते हैं। ये अक्षर है, मतलब विज्ञान के लिए लाए गए एक तरह से समझ लो। तो बहुपदों के शून्यकों को अल्फा और बीटा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कौन से बहुपद के? द्विघात बहुपद के। 2 शून्यक होते हैं, एक शून्यक को हम अल्फा से प्रदर्शित करेंगे और दूसरे शून्यक को बीटा से। जब भी कोई एक शून्यक आएगा उसको बराबर अल्फा कर दो, दूसरे शून्यक को बराबर बीटा कर दो। आई बात समझ में? तो याद रखो, बहुपदों के शून्यकों को अल्फा व बीटा से प्रदर्शित करते हैं। 2 शून्यक होते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यक किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने की विधि, ठीक है। तो आप क्या याद रखो, किसी भी बहुपद का अगर आपको शून्यक ज्ञात करना है, चाहे वो द्विघात हो चाहे त्रिघात हो, चाहे एक घाती हो, रेखिक बहुपद हो, तो क्या करो, शून्यक ज्ञात करने के लिए उस बहुपद को 0 के बराबर कर दो, ठीक है ना। उदाहरण जैसे मान लो, मैं एक रेखिक बहुपद का उदाहरण बताता हूँ। 2x प्लस 3। सबसे पहले तो बताओ, रेखिक बहुपद है, एक ही शून्यक होगा। कैसे ज्ञात करेंगे शून्यक? शून्यक ज्ञात करने के लिए सिंपल है, ये जो बहुपद है, बहुपद को बराबर 0 करके चर का मान निकालो, x का मान निकालो। बहुपद को 0 के बराबर करके हमने x का मान निकाल लेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, देखो 0 के बराबर करते ही समीकरण बन गई। अब इस समीकरण से x का मान निकाल लो। तो 2x बराबर -3, x बराबर -3/2। तो शून्य क्या होगा? -3/2। रख के देख लो यहाँ पे क्या है बहुपद, 2x प्लस 3। x बराबर क्या रख के देख लो, -3/2। रख के देख लो। सर हम तो हाथ टू हाथ, आप तो हाथ और बताओ हमें कि भाई हाँ प्रूफ बताओ, प्रूफ दो। तो ये लो प्रूफ, 2 से 2 कट गया, x का मान -3/2 रख दिया मैंने, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा है, -3 प्लस 3 तो 0, ठीक है ना। मिल गया प्रूफ। क्या करना है, कभी भी बहुपद का मान ज्ञात करना है, उसको शून्य के बराबर कर दो और चर के मान निकाल दो, ठीक है। तो सर ये तो आपने रेखिक के लिए बताया, द्विघात के लिए भी निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा, देखो ध्यान से। द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो क्या करो, कोई उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे x² - 5x + 6, ये कोई बहुपद है, द्विघात बहुपद, इसके शून्य ज्ञात करो। अब शून्य ज्ञात करने के लिए मान लो मैं इसको मान लेता हूँ px, ठीक है ना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करें, शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को ही किसके बराबर करना पड़ेगा, 0 के बराबर। इस px को 0 के बराबर कर दो। तो x² - 5x + 6 बराबर 0। ये बन गई आपकी समीकरण। समीकरण बन गई ना। क्या होती है समीकरण? जिसमें बराबर के इधर LHS, बराबर के उधर RHS, बीच में बराबर होता है, एक पक्ष LHS होता है, दूसरा पक्ष RHS होता है। और समीकरण में LHS और RHS दोनों बराबर होते हैं। समीकरण के लिए क्या याद रखोगे आप, समीकरण का इधर वाला पक्ष और इधर वाला पक्ष, कौन सा वाला है ये, बायां पक्ष
ये कौन सा है, दायां, दाएं हाथ वाला दायां, दोनों पक्ष बराबर होते हैं। समीकरण बन गई हमारी बहुपद से, ये तो बहुपद है और ये क्या है, समीकरण। बहुपद से हमने समीकरण बना दी, समीकरण को हल करो और x का मान क्या सॉरी, ठीक है, तो ज्ञात करते हैं। अब ये आपको क्या दिख रहा है, कैसे ज्ञात होता है ये पता है ना आपको, कौन सी विधि अपनाएंगे, गुणनखंड विधि, जानते हो क्या, पढ़ रखी है वैसे तो 9th में गुणनखंड विधि। क्या होती है गुणनखंड विधि, एक बार ध्यान से समझो, मैं समझा देता हूँ। अब मैं आपको गुणनखंड करना ही सिखाऊंगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। वैसे तो आपने पढ़ रखा होगा 9th में, 8th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है कि मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ तो इसको आपको सिखाऊं। तो क्या होगा गुणनखंड में, क्या है, x² माइनस 5x प्लस 6, इसके हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड के लिए क्या करना होता है, ध्यान से स्टेप समझो, ठीक है ना। मैं पहले स्टेप लिख देता हूँ। क्या करो, पहली और आखिरी को गुणा कर लो, पहली को और आखिरी को गुणा कर लो, x को छोड़ दो, बस संख्याओं को गुणा कर लो। तो 1 × 6 को गुणा किया, क्या आया, पहली और आखिरी को गुणा करने पर +6, पहले व आखिरी पद का गुणा कितना आया, 6, ठीक है ना। स्टेप सेकंड क्या है, बीच वाला जो गुणांक है -5, बीच वाला गुणांक उसको 2 ऐसे भागों में बांटना है ताकि उनका गुणनफल स्टेप फर्स्ट के बराबर आ जाए, ठीक है ना। उदाहरण से और ज्यादा समझ में आएगी चीजें, पहले तो मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पे ताकि तुम्हें एक एक चीज पता हो कि हाँ कैसे करना है। तो स्टेप फर्स्ट के बराबर आ जाए मतलब 6 के बराबर आ जाए, ठीक है ना। तो बीच वाली कौन सी है, -5, इसके 2 ऐसे टुकड़े करो जिनका गुणनफल, जिनको गुणा करने पर 6 आए। अब -5 के 2 ऐसे टुकड़े बताओ जिनको गुणा करने पर 6, वो भी किसका, प्लस का 6 आए। क्या होंगे 2 टुकड़े, सिंपल सी बात है, दिख रहे हैं 5 के 2 टुकड़े, 3 और 2, लेकिन यहाँ -5 है, -5 है, तो दोनों के दोनों टुकड़े क्या होंगे, माइनस के। देखो -3 और -2 दोनों मिलके हो गए -5, और इनको गुणा करने पर देखो +6 आया, आया, चिन्ह अभी वही आना चाहिए, गुणा करने पर क्या आया, +6। तो 2 टुकड़े हमने क्या कर दिए, 5 के, -3 और -2। अब हमने बीच वाले के टुकड़े कर दिए, तो हमें क्या मिला, x² माइनस 5x के 2 टुकड़े कौन कौन से हुए, -3x और -2x। तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, 2 के जोड़े बना के कॉमन लो। क्या करना है इसके बाद, 2 के जोड़े बनाकर कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा, इनमें से कॉमन लो। हर चीज ध्यान से देखते हैं ना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x। तो मैंने यहां से बाहर जो निकाला वो x। कॉमन क्या होता है, जो इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, दोनों में क्या कॉमन है, x इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है। क्या बचा, जो बचता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, x माइनस 3। यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ बीच में चिन्ह कौन सा है, जो भी बीच का चिन्ह है वो का वही लगा लो। क्या है बीच का चिन्ह, माइनस, तो हमने माइनस लगा लिया, है ना। याद रखना, जो भी बीच का चिन्ह होता है वही लगा लो, माइनस। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, ठीक है ना। अब याद रखो, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है तो अंदर कोष्टक में जो भी पद आएंगे उनके चिन्ह बदलेंगे।
जैसे ये इसका चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो कोष्टक के अंदर ये क्या हो जाएगा, प्लस का। दो तो बाहर निकाल ही लिया, एक्स बचा वो प्लस का। यहाँ 6 में से 2 का भाग देंगे तो 3 आया, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। क्यों आया ये माइनस का, हर जगह माइनस का नहीं आएगा, तब आएगा जब हम माइनस बाहर लेंगे। यहाँ माइनस बाहर लिया इसीलिए अंदर चिन्ह बदल दिया, प्लस की जगह अब क्या कर दिया, माइनस का। तो माइनस का 3 बराबर 0। आई बात समझ में, बिल्कुल आराम से बताया एक एक चीज। अच्छा, बराबर नहीं लगाना, समीकरण है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वापस कॉमन लेंगे, दो पद मिल गए, एक तो ये वाला एक ये वाला। देखो क्या याद रखना है, जब भी कॉमन लेंगे ना तो कोष्टक के ये जो दोनों के दोनों कोष्टक हैं ये बराबर आने चाहिए। तो समझ जाना तुमने जो टुकड़े किए हैं वो एकदम सत्य है, सही है, सटीक है। अगर ये अलग अलग आए तो हमने गलती कर दी, तुम लोगों ने मतलब गलती कर दी यहाँ टुकड़े करने में या गुणनखंड करने में। सिंपल, तुम्हारे जो गुणनखंड है उनकी सत्यता की जांच ये कोष्टक कर देंगे। अगर ये बराबर आ गए तो समझ लेना कि तुम्हारा सवाल सही है, अगर ये बराबर नहीं है तो समझ लेना तुमने जो यहाँ पे ये टुकड़े किए हैं वो गलत है, ठीक है ना। अब दोनों बराबर हैं इसलिए मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 3। क्या बचा, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा -2 बराबर 0। बस अब क्या करना है, एक बार तो इसको बराबर 0 कर दो और एक बार इसको बराबर 0 कर दो। देखो दोनों का गुणनफल 0, तो इसका मतलब या तो ये 0 या तो ये 0 या फिर ये 0। तो x बराबर 3 और x बराबर 2, ये क्या हो गए, x बराबर 2 और x बराबर 3 बहुपद के शून्यक हैं। और शून्यकों को हमने किससे प्रदर्शित किया, द्विघात बहुपदों के शून्यकों को अल्फा व बीटा से। इसका मतलब एक अल्फा है और एक बीटा है। किसी भी एक को अल्फा मान लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि छोटे वाले को अल्फा बड़े वाले को अल्फा, या कोई नियम नहीं है, कोई किसी भी एक को अल्फा किसी भी एक को बीटा। तो इसको मैं मानना चाहूँ तो अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर 2 भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। एक को अल्फा एक को बीटा मानना है, ये आपका द्विघात बहुपद के गुणनखंड हो गए। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा इस लेक्चर में कि किस प्रकार ये गुणनखंड किए जाते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतर बच्चों को हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आया और अधिकतर बच्चों को आते भी हों, बहुत से बच्चों को आते हैं। बाकी मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें ये पूरा अच्छे से डिटेल में समझाऊं, बताऊं। काफी सारे उदाहरण करते हैं अपन इसके और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखो ये जो लिया ना मैंने x² - 5x + 6, इससे संबंधित ही और प्रश्न करते हैं अपन। तो देखो हमने इससे संबंधित प्रश्न किए थे, वो हमारा वाला प्रश्न क्या था, x² - 5x + 6। अब इसी तरह की संख्याएं लेके मैं तुम्हें और भी गुणनखंड बताता हूँ ताकि तुम आराम से इसको समझ सको। तो देखो अब मैंने क्या लिया, x² + 5x + 6। अब बताओ स्टेप बाय स्टेप, पहला क्या करना है, पहली और आखिरी को गुणा करो। तो पहली और आखिरी को गुणा किया तो क्या आया, +6 आया। पहली और आखिरी को गुणा किया +6 आया। 5 के 2 टुकड़े क्या करने हैं स्टेप सेकंड में, 5 के 2 टुकड़े क्या होंगे कि गुणा करने पे 6 आए, सिंपल दिखा है, 2 और 3। क्या होंगे 5 के 2 टुकड़े, 2 और 3। तो भैया टुकड़े कर दो यहाँ पे, x² + 2x + 3x। देखो यहाँ पे x है ना, तो x सही आएगा, तुम 2 और 3 मत लिख देना, +6 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन x + 2, यहाँ से कॉमन 3, x + 2 बराबर 0। x + 2 बाहर निकाला, x + 3 बराबर 0। आई बात समझ में, यहाँ तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखना है। क्या देखना है, पहली और आखिरी को गुणा करो। तो पहली और आखिरी को गुणा किया तो क्या आया, -6, ठीक है ना। अब -5 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको गुणा करने पर -6 आए। अब ध्यान से देखना तुम, -5 के अगर मैंने टुकड़े लिए -2 और -3, यही दो टुकड़े होंगे जिनको जोड़ने पर -5 आएगा। तो इन दोनों को गुणा करने पर तो प्लस का 6 आ रहा है, -2 और माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है।
तो इन दोनों को गुणा करने पे क्या आएगा, प्लस का 6। तो हमारा तो लेकिन यहाँ -6 है, तो क्या करें, क्या करें, और टुकड़े देखो। अब और टुकड़े कौन से दिख रहे हैं -6 के? देखो तुम कहोगे सर -3 और 2 ले लो ना, -3 और 2 ले लो, लेकिन भैया -3 और 2 को गुणा करने पे तो -6 आ रहा है, लेकिन -3 और 2 इसके टुकड़े थोड़ी है। देखो इनको हल करो, -3 और +2 को हल करेंगे तो उत्तर -1 आएगा, तो -1 के टुकड़े हैं, तो फिर क्या टुकड़े लें? इसके लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, एक और ट्रिक, ध्यान से समझना। पहले ये देखो कि -6 किन किन संख्याओं को गुणा करने पे आता है, किन किन संख्याओं को, 2 और 3 को, 1 और 6 को, और बस यही है, यही दो है। तो क्या इन दोनों से 5 बन सकता है? हाँ बन सकता है सर, 6 में से 1 घटा दो, बन जाएगा 5। 5 किसका है, माइनस का। देखो दो टुकड़े कौन से लेंगे यहाँ पे, 6 और 1। 6 और 1 को लेने पर मैं तुम्हें बताया हूँ पहले तो, फिर बाद में करेंगे। 6 और 1, अब 6 और 1 में एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की लेनी पड़ेगी, तो बताओ कौन सी माइनस की ले। देखो यहाँ चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की लेनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? क्या करना है हमें, इसको हल करने पे देखो 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। अब हल करने पर 5 नहीं, माइनस का 5 आना चाहिए। तो माइनस का 5 आने के लिए 6 और 1 में से किसको माइनस का लें, किसको माइनस का लें? सिंपल सी बात है, बड़ी संख्या को लो तभी तो -5 आएगा। दूसरी बात, यहाँ -6 लाने के लिए दोनों में से किसी को भी माइनस का ले लो, लेकिन यहाँ लाने के लिए हमने बड़ी संख्या को लिया है। टुकड़े मिल गए, x² -6x + x, इसके दो टुकड़े तो यहाँ कर दिए, अब बाकी को -6 = 0। अब वही दो दो के जोड़े बनाओ, यहाँ से x कॉमन, x -6, यहाँ देखो प्लस है। अब दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कहीं से कुछ भी कॉमन नहीं आता, कुछ भी नहीं आएगा कॉमन, तो जहां किसी का कुछ भी नहीं है वहां उसका है 1, सबका मालिक 1 है। यहाँ पे इसका मालिक कौन है, 1। कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, देखो कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन है, x -6 = 0। आई बात समझ में? अब वापस कॉमन ले लो, x -6, x + 1 = 0। इसके बाद या तो इसको बराबर 0 करो, या यहाँ भी क्या करना है, x बराबर या तो x + 2 = 0, या फिर x + 3 = 0। तो x बराबर प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो गया, इधर +3 उधर गया तो -3, ये दोनों शून्य का गए, तो अल्फा बराबर -2, बीटा बराबर -3। यहाँ भी इसी प्रकार करना है, इस प्रकार करोगे तो x बराबर +6 और x बराबर -1 आ जाएगा। करके देखना, 0 के बराबर करोगे तो अल्फा बराबर +6 और बीटा बराबर, देखो प्लस लिखते नहीं है, -1। अब इसको देखते हैं, ध्यान से समझना। देखो यहाँ प्लस का 5 एक सारा है, ठीक है ना। तो पहले तो पहली और आखिरी को गुणा करो, तो पहली और आखिरी को गुणा करेंगे तो हमारा क्या आया, -6 आया, ठीक है। इसके बाद बीच वाले के 5 के 2 ऐसे टुकड़े बताओ जिनको गुणा करने पे -6 आता है। अब माइनस का गुणा लाना है, मतलब एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, तभी माइनस आएगा। कोई भी दो संख्या को गुणा करके माइनस लेके आना है, तो कोई भी दो संख्या कब आती है माइनस, जब एक हो प्लस की और एक हो माइनस की। तो हमें एक प्लस और एक माइनस की लेनी है। अब 6 किस किस को गुणा करने पे आते हैं, या तो 3 और 2 को, लेकिन या 6 और 1 को, लेकिन 3 और 2 को लेंगे तो 3 और 2 को लेने पे 5 कब आएगा, जब दोनों या तो प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। लेकिन अगर दोनों प्लस के और दोनों माइनस के होंगे, देखो हर चीज में, देखो हर चीज में तिगड़ा में, अगर दोनों माइनस के होंगे तो यहाँ प्लस आएगा, अगर दोनों प्लस के होंगे तो यहाँ माइनस का आएगा। इसलिए तुम तो क्या याद रखो कि एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। अब एक प्लस और एक माइनस के टुकड़े ये दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि 3 और 2, 3 में से 2 घटाने पर तो 1 आता है, यहाँ घटेंगे, घट के 1 आएगा, लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है, इसीलिए ये टुकड़े सही हैं, ठीक है। अब 6 और 1 टुकड़े सही हैं, कौन प्लस कौन माइनस होना चाहिए, इसके लिए तुम यहाँ पे देखो, 1 + 1 माइनस का होगा, ये तो पक्का है, क्यों, क्योंकि यहाँ -6 आ रहा है।
अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस की संख्या है तो प्लस की संख्या बड़ी लेंगे और माइनस की संख्या छोटी लेंगे। तो भैया दो टुकड़े कौन से हो गए, प्लस का 6x माइनस का x माइनस 6 बराबर 0। सिंपल, आई बात समझ में। अब क्या करो, दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन, x प्लस 6, यहाँ से माइनस x कॉमन, x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है ना। देखो ध्यान से, बहुत जल्दी नहीं करेंगे अपन। यहाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो मैंने माइनस लगा दिया। इन दोनों में से, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है, इसीलिए जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक, इसलिए एक लगा दिया। अब यहाँ माइनस आया है तो बातों को ध्यान से सुनो, मैं बार बार बोल रहा हूँ चीजों को। यहाँ पे माइनस अगर कॉमन लिया है, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं कोष्टक के अंदर की संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। ये दोनों माइनस के तो दोनों प्लस के हो जाएंगे अंदर, x भी प्लस का और 6 भी प्लस का बराबर 0। देखो दोनों कोष्टक बराबर हो गए, मतलब हमारे टुकड़े सही है। तो x प्लस 6 वापिस कॉमन आएगा इन दोनों में से। अब क्या बचेगा, यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस x बचा, बराबर 0। एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, अल्फा और बीटा के मान आ जाएंगे। आई बात समझ में। तो देखो एक ही तरह के सवाल के मैंने तुम्हें कई सारे उदाहरण बता दिए। अब और उदाहरण करते हैं इसमें अपन, अच्छे से समझेंगे इसको। जितने ज्यादा उदाहरण करोगे उतना अच्छे से समझोगे तुम इसको। और उदाहरण करते हैं, और बस बातों को ध्यान रखते रहना और खुद से कोशिश करना। तो भैया अब और उदाहरण पे चलते हैं हम। चलो भाई, क्या है और उदाहरण, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, इसको देखते हैं। अब क्या करना है, पहली और आखिरी को गुणा करो। पहली और, अच्छा इधर साइड में कर लेते हैं, है ना। पहली और आखिरी को गुणा करोगे तो क्या आया, प्लस का 12। ठीक है ना। अब दो टुकड़े करो -7 के, -7 के दो टुकड़े कौन से होंगे जिनको गुणा करने पे 12 आ रहा हो। सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप प्लस का 12 मिलाना। ऐसी संख्याएं बताओ दो जिनको गुणा करने पे 12 आता है। कौन कौन सी दो संख्या है, 6 और 2 है। ठीक है ना। और कौन कौन सी है, 4 तिया 12 है। और कौन कौन सी है, 12 और 1 है। अब बता दो इन तीनों में से कौन सा जोड़ा है जो -7 लेके आ रहा है। दिख रहा है सीधा सीधा, 6 और 2 तो 8 होते हैं, 2 घटाओगे तो 4 होंगे, 4 और 3 दिख रहा है, तो 4 और 3 ही इस 7 के दो टुकड़े हैं, 4 और 3। अब हमें देखना है चिन्ह कौन सा लें। यहाँ प्लस का आ रहा है, इसका मतलब दोनों के बराबर चिन्ह होंगे। अब दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, ये देखना है भाई। दोनों के चिन्ह तो एक जैसे होंगे, क्यों, क्योंकि प्लस का 12 आ रहा है और प्लस की संख्या कब आती है गुणा करने पर, या तो दोनों चिन्ह प्लस के हों या दोनों चिन्ह माइनस के हों। तो भैया प्लस का 4 प्लस का 3 लेंगे तो उनका योग तो +7 होता है, यहाँ -7 है, इसलिए दोनों माइनस के लेंगे। दोनों माइनस के लेंगे तो योग -7 हो गया। आ गई बात समझ में। तो अब टुकड़े क्या हो गए, माइनस। अब देखो एक काम करो, 7x लिखा करो। ठीक है ना, -4x -3x, तो एक्स स्क्वायर -4x -3x, इसके दो टुकड़े लिख दिए हमने यहाँ पे, बाकी वैसा का वैसा लिख दो। अब देखो बराबर 0 कर देते हैं समीकरण बनाने के लिए। दो दो के दो टुकड़े लो, यहाँ x कॉमन, x -4, यहाँ बीच में चिन्ह माइनस था तो माइनस ले लो, जो बीच में चिन्ह होता है वही का वही रख दो। दोनों में से क्या कॉमन है, सॉरी यहाँ 12 है, यहाँ कॉमन दिख रहा है 3, तो माइनस का 3 कॉमन लिया। अब माइनस का कॉमन है तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल दो। अंदर की संख्या यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये तो प्लस की आएगी। और ये बताओ 12 में 3 का भाग देंगे तो क्या बचा, 4। 4 किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है बाहर। आई बात समझ में, बराबर 0। अब वापस क्या करना होता है, इन दोनों में से वापस कॉमन आ रहा है, क्या चेक करना है, जैसे ही हम कॉमन लेते हैं ये दोनों कोष्टक बिल्कुल बराबर आने चाहिए चिन्ह सहित। देखो यहाँ भी x -4, यहाँ भी x -4, मतलब ठीक किया हमने। तो भैया कॉमन ले लो, यहाँ x -4 कॉमन है, यहाँ बच गया x -3 बराबर 0। या तो ये बराबर 0 या फिर ये बराबर 0। तो x बराबर +4, x बराबर +3। उत्तर x, दो गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 4 और 3। आई बात समझ में। और सवाल कर लेते हैं हम।
और क्या सवाल है इससे संबंधित? मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है ना, ध्यान से समझना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12, स्क्वायर प्लस 4x -12। अब इसको कैसे करेंगे? देखना इससे संबंधित ही, अब इसको कैसे करेंगे? पहली और आखिरी को गुणा करो, -12 आ रहा है। पहली और आखिरी को गुणा करने पे कितना आ रहा है? -12। ठीक है, 4 के 2 टुकड़े करने हैं। सबसे पहले 12 के कौन से हैं? किन किन संख्याओं को गुणा करने पे 12 आता है? अभी हाल देखा था हमने, ये ऊपर ही है, देख लो, 6 2 4 3 12 1। अब हमें 4 चाहिए, तो बताओ 4 कैसे आएगा? कौन से दो टुकड़ों से 4 आ रहा है इनमें से? इन दोनों से तो कैसे भी 4 नहीं आ रहा। जोड़ने पे 7 आ रहा है, घटाने पे 1 आ रहा है, यहाँ जोड़ने पे 13, घटाने पे 11, इन दोनों से आ रहा है, घटाने पर 6 और 2। अब वैसे भी हमें घटाना पड़ेगा, मतलब एक प्लस और एक माइनस की लेनी पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ किसकी है संख्या? माइनस की। अगर माइनस की संख्या आती है पहली और आखिरी को गुणा करने पर, तो एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की लेनी पड़ेगी, ये याद रखो। अगर पहली और आखिरी संख्या का गुणनफल माइनस आता है, तो या तो एक प्लस की और एक माइनस की लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, किसी भी एक को प्लस, किसी भी एक को माइनस। किसको लेंगे वो देखना पड़ेगा यहाँ के चिन्ह पे। अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी वाली प्लस की, छोटी वाली माइनस की। अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी वाली माइनस की, छोटी वाली प्लस की। सिंपल। एक प्लस एक माइनस क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ माइनस के 12 आ रहे हैं। अब किसको लें? प्लस है तो इसको प्लस, इसको माइनस, ये एक्स एक्स लगा दो। तो भैया दो टुकड़े कौन से हो गए? बराबर 0 लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। जल्दी कर लेते हैं, x कॉमन, x प्लस 6, माइनस की जगह माइनस रखेंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस ही रखेंगे। यहाँ पे दोनों में से कॉमन 2, दोनों, अब माइनस कॉमन लिया तो अंदर चिन्ह बदल दो। देखो यहाँ से 6 निकला, बस ले लोगे, अब बाकी काम तुम कर लोगे। और उदाहरण देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 22, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 22 बराबर 0। अब बताओ पहली और आखिरी को गुणा करने पे क्या आया? 22। 22 के दो टुकड़े कौन कौन से हैं? मतलब दो ऐसी संख्या बताओ जिनको गुणा करने पे 22 आता है। तो वो संख्या या तो 11 दूनी 22, और कौन सी है? और तो बस 22 और एक ही है, दो ही है। अब देख लो दोनों जोड़ों में से हमें टुकड़े किसके करने हैं? 9 के। दोनों जोड़ों में से कौन सा सेलेक्ट करें जो 9 आए? 11 और 2 ही आ रहा है, तो भैया 11 और 2 आएंगे। अब यहाँ पे माइनस का 22 प्लस का 22, माइनस का 22 से गुणा करने पे देखो अब क्या करना है? एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की। बड़ी वाली प्लस की लेनी है या माइनस की? यहाँ चिन्ह कौन सा है? माइनस का। मतलब 11 और 2 में से किसको लेंगे? माइनस का 11 को। माइनस का 11 और प्लस का 2, 9x 11x 2x। क्यों लिया यहाँ पे -11? क्योंकि यहाँ माइनस था। एक प्लस और एक माइनस लेना ही है। 11 में से 2 घटाए 9 आ गया। सब कुछ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देख लो अब टुकड़े, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2x माइनस 22 बराबर 0। अब ध्यान से देखना, x कॉमन, x माइनस 11, यहाँ पे देखो बीच में प्लस आ रहा है तो मैंने प्लस रखा है, हर जगह माइनस नहीं रखना। कॉमन क्या आ रहा है? 2। अब प्लस है ना, तो अंदर की संख्याओं के चिन्ह, इन पदों के चिन्ह नहीं बदलेंगे। ये x वैसा का वैसा आएगा। ये यहाँ 2 कॉमन लिया तो 11 बचा, देखो इसका चिन्ह भी वैसा का वैसा आएगा, बराबर 0। अब बस दोनों देखो, यहाँ x माइनस 11, x माइनस 11, x माइनस 11 कॉमन, x प्लस 2 बराबर 0। बस एक बार इसको बराबर 0, एक बार इसको बराबर 0। सिंपल। ये मैंने आपको सिखा दिया आज गुणनखंड करना, किस प्रकार द्विघात बहुपद के गुणनखंड किए जाते हैं। मैंने आपको हर प्रकार के सवाल बताए हैं। आप खुद इनको दोबारा अपनी कॉपी पे लिखो, जितने भी सवाल मैंने बताए हैं वो खुद से करने की कोशिश करो, जिसको नहीं आते हैं वो, ठीक है ना। वीडियो देखने के बाद हर सवाल खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। अगले लेक्चर में हम
तुम्हारी प्रश्नावली चालू कर देंगे, प्रश्नावली 7.1 जो द्विघात बहुपद के शून्यकों से संबंधित है। शून्यक क्या होते हैं वो मैंने बताया है। क्या होते हैं शून्यक? कभी भी किसी भी बहुपद को जो चर का मान बहुपद में जो चर का मान बहुपद को शून्य कर दे वही बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यक। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक। कौन कौन से 2 शून्यक होते हैं या किन किन से प्रदर्शित करते हैं? अल्फा से और बीटा से। एक शून्यक को अल्फा और एक शून्यक को बीटा। और क्या पढ़ाया? कैसे ज्ञात करेंगे किसी द्विघात बहुपद के शून्यक? शून्यक ज्ञात करने के लिए जो भी द्विघात बहुपद दिया हुआ होगा उसको बराबर 0 कर दो, तो आपका, जैसे मान लो ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है आपका x² - 7x + 12, इसको बराबर 0 कर दो तो समीकरण बन जाएगी और उस समीकरण को हल करके x के मान निकाल लो। ये इनमें से एक x तो अल्फा होगा और एक x बीटा होगा। मान लो अल्फा, एक को अल्फा माना तो अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर 3। आ गई बात समझ में? तो ये आपके शून्यक ज्ञात करना हो गया, अल्फा और बीटा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली जो आपकी शून्यकों से संबंधित है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे हम, शून्यकों का गुणांकों से संबंध। ये जो अल्फा और बीटा शून्यक है ना, मुझे बताओ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही है, ax² + bx + c = 0। इसके गुणांक क्या होते हैं? कौन कौन से गुणांक होते हैं मैंने बताया था आपको अभी पहले, ए बी और सी। ए बी और सी का अल्फा व बीटा से संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, तो जाने के पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसके सब्सक्राइब के करते ही बगल में बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर दीजिए। इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। और ज़्यादा से ज़्यादा YouTube पे अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा इसका लिंक शेयर कीजिए आगे, ताकि और जो बच्चे हैं आपके जो मित्र हैं उन तक भी ये पहुंच सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, प्रश्नावली चालू कर देंगे। ठीक है ना? मैंने जितना भी बेसिक है आपको सब कुछ बता दिया इस लेक्चर से संबंधित। ठीक है, तो बाय, गुड नाइट, मिलते हैं।